हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। सो केमिस्ट्री की शुरुआत हम करना चाहते हैं। केमिस्ट्री में आज हम पहला चैप्टर लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले हम सिलेबस के बारे में बताएंगे। हमारे पढ़ने का अंदाज़ क्या होगा उसके बारे में बताएंगे। हम बुक्स कौन कौन सी फॉलो करेंगे उसके बारे में बताएंगे। तो हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पार्ट वन का जिक्र करेंगे आज, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या, तो पार्ट वन, एटॉमिक स्ट्रक्चर पार्ट वन की हम लोग बात करने वाले हैं। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर पार्ट वन हम लोग देखेंगे, लेकिन आज बहुत ही बेसिक बातों का हम जिक्र करेंगे। आज जो है वो केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन क्लास होने वाला है। तो एक बार सभी लोग लाइव आएं और बताएं कि क्या हमारी आवाज़ और तस्वीर आप तक पहुंच रही है। सो टेल मी, इज एवरीथिंग ओके? एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू गाइस? ASONCSS, महिमा, रघुवंशी, अमरजीत हमारे साथ हैं। स्टार्ट नहीं हो रहा है, बताइए। MD यासिर हमारे साथ हैं, बिल्कुल मैं हूं तो मैं ही पढ़ाऊंगा। रीजनिंग की क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी, सब कुछ स्टार्ट होगा। प्रियंका, प्रीति रॉय, आंचल कुमारी, रश्मि कुमारी, वर्षा शर्मा, प्रिंस कुमार, योगेंद्र यादव, शिवानी। क्या हमारी आवाज़ पहुंच रही है आप तक? एक बार ज़रा ये बताइए। जय महाकाल, पवन मिश्रा जी कैसे हैं? फारूक हमारे साथ हैं, वालेकुम अस्सलाम। राधे राधे विवेक साहब, ठीक हैं आप? तनु, आंचल, हिमांशु, मनीष, सुमित यादव, आकांक्षा, तो सभी का स्वागत, खैर मकदम, इस्तकबाल। देखिए, केमिस्ट्री की जहाँ तक बात है, तो केमिस्ट्री जो हम पढ़ेंगे बिल्कुल NCERT को मद्देनज़र रखते हुए, लेकिन सिर्फ NCERT देखेंगे तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। NCERT प्लस अदर बुक्स और प्लस PYQs, जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, उन सभी को मिला जुला कर ये हमारा नोट्स रहेगा। क्लास जो चलेगी वो माय डियर फ्रेंड्स बाईलिंगुअल चलेगी, ना तो हिंदी वाले को कोई दिक्कत, ना तो इंग्लिश वाले को कोई दिक्कत, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि ये कितने क्लासेस में ख़त्म होगी, तो ये आपका 35 से 40 क्लासेस आपको लगेंगी, ठीक है। 35 से 40 क्लासेस में हम केमिस्ट्री को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और पढ़ने का जो लेवल होगा वो हमारा होगा 6 to 12, 6 to 12, ठीक है। हम हर टॉपिक में 6th क्लास से स्टार्ट करेंगे और चलेंगे अपना लेवल बढ़ाते बढ़ाते 11th या 12th तक। जैसे जब हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री पढ़ेंगे, पर्यावरणीय रसायन, तो वहाँ पे 11th तक जाएंगे। जब हम पॉलीमर वाला टॉपिक पढ़ेंगे, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, दैनिक जीवन में रसायन, तो 12th लेवल तक आपको क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। जैसे कि एटॉमिक स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे हम जो है वो 9th से 11th लेवल तक बात करेंगे। तो 6 to 10th अगर सिर्फ आप पढ़ते हैं तो आपके लगभग 6 to 10th लेवल को आप पढ़ते हैं, 6 to 10th लेवल तक आप पढ़ते हैं, तो आपके 80% क्वेश्चन ही बनेंगे। बाकी 20% क्वेश्चंस के लिए हमें 11th और 12th तक जाना भी पड़ेगा, ठीक है। ज़्यादा नहीं, जितनी ज़रूरत है, टोटल नहीं। बात आ रही है समझ? शिवम जोशी साहब, विकास कुमार साहब, अंकिता, है ना? इसका टाइम चेंज कर दीजिए। अच्छा, चेंज कर देंगे। जय श्री गणेश, सागर कुमार साहब, ठीक है। सचिन यादव जी हमारे साथ हैं। हाँ, जीके में आती है बिल्कुल, तभी तो पढ़ रहे हैं। मंकेश गुर्जर साहब, शिवम जी, ठीक है। स्टार्ट करें हम। तो सबसे पहले आते हैं हम इसके सिलेबस पे, ठीक है। सच्चिदानंद हमारे साथ हैं, पुरानी स्टूडेंट हैं आप, चलिए बहुत बढ़िया, स्वागत है आपका। जय श्री श्याम, कैसे हो? आपका पैसा 2 बार कट गया, कैसे कट गया प्रिंस साहब? टोल फ्री नंबर जो हमारा है उस पर आप कॉल कर लीजिएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक है, घबराइए मत। कुछ बोलिए सर जी, बोल रहा हूँ प्रिंस कुमार। तो चलिए सिलेबस पे आए, सिलेबस पे आते हैं। हाँ बिल्कुल आएगा। लावण्या,
लवीना, बिल्कुल। चलिए टाइम चेंज कर देंगे, ठीक है, घबराइए मत, कल तक पढ़ लीजिए, परसों से चेंज कर देंगे। सबसे पहले हम आते हैं पाठ्यक्रम पे, सिलेबस पे। पहला जो टॉपिक हमारा होगा वो होगा, जैसा कि आप देख रहे हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है जी, परमाणु संरचना। ये 9th में भी पढ़ना है और 11th में भी पढ़ना है। तो हम शुरू करेंगे 9th लेवल से, फिर 11th पे चलेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर खत्म होने के बाद हम चलेंगे न्यूक्लियर रिएक्शंस। ये 11th में ही पढ़ना है आपको, 10th में नहीं पढ़ना है। न्यूक्लियर रिएक्शंस, नाभिकीय अभिक्रियाएं, क्या पढ़ने वाले हैं इसके बाद? नाभिकीय अभिक्रियाएं, नाभिकीय अभिक्रियाएं माय डियर फ्रेंड्स, जिसमें देखिए हम फ्यूजन रिएक्शन की बात करेंगे, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, जिसमें हम एटम बॉम्ब की बात करेंगे, न्यूक्लियर रिएक्टर की बात करेंगे, हाइड्रोजन बॉम्ब की बात करेंगे। तो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन क्या होता है वो सब पढ़ेंगे। ये जैसे ही फिनिश होगा हमारा आ जाएगा रेडियो एक्टिविटी। ये भी आपको 10th लेवल पे नहीं पढ़ना है, 9th 10th में नहीं पढ़ना है, तो ये भी 11th लेवल पे ही चलेगा आपका। रेडियो सक्रियता, रेडियो सक्रियता, या इसी को रेडियो धर्मिता भी लिख देते हैं कभी कभी, रेडियो धर्मिता। दिल्ली का मौसम आज बहुत ही खूबसूरत, बारिश रह रह कर हो रही है, और इतनी तेज बारिश हो रही है कि देखिए मुझे स्टूडियो के अंदर चूंकि आवाज़ें आती नहीं हैं फिर भी आ रही है। सो काफ़ी सुहाना मौसम, लेकिन लगता है कि बारिश से पानी वानी भर गया होगा, तो मैं सोच रहा हूँ जाऊँगा कैसे। चौथा जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद, देखिए वो टॉपिक जिसके बिना क्वेश्चन पेपर बनता नहीं है, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट। कोई भी एग्जाम हो यहां से क्वेश्चन रहेगा, है ना। अम्ल, क्षारक एवं लवण, ये 7th क्लास से स्टार्ट हो जाता है, अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो 7th क्लास से स्टार्ट करेंगे और चलेंगे 11th तक। यहाँ पे एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट हमारा जब खत्म हो जाएगा, ये थोड़ा काफी लंबा चलेगा, ये बड़ा टॉपिक है। एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट के बाद हमारा जो आएगा वो होगा मैटर, पदार्थ। अब देखिए ये जो मैटर मैंने लिखा है ना, इसमें ढेर सारे टॉपिक छुपे हुए होंगे। इसी में हम पढ़ेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, धातु एवं अधातु, धातु एवं अधातु। आप 10th की केमिस्ट्री में देखिएगा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स अलग से टॉपिक है, हम मैटर के अंदर ही पढ़ेंगे क्योंकि ये मैटर का ही पार्ट है। उसके बाद यहीं पे हम पढ़ेंगे कंपाउंड के बारे में, यहीं पे हम पढ़ेंगे कंपाउंड के बारे में, यहीं पे पढ़ेंगे हम मिक्सचर के बारे में, मिक्सचर कितने प्रकार के होते हैं, और एल्वाइज के बारे में, मिश्र धातु। तो यहीं पे हमारा होगा यौगिक भी, यहीं पे हमारा होगा मिश्रण भी, यहीं पे होगा हमारा मिश्र धातु भी। अब मिक्सचर भी अलग तरह के होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर भी कई प्रकार के होते हैं, कोलोइड और सस्पेंशन, कोलोइड भी कई तरह के होते हैं। तो सारा कुछ इसी में होगा। तो ये जो मैटर है ना, अपने आप में ढेर सारा चैप्टर छुपाए हुए होगा, और ये भी आपका काफ़ी दिन चलेगा। मैटर जैसे ही खत्म होगा हम बात करेंगे सम इम्पॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स। छठा जो टॉपिक होगा हमारा कि सम इम्पॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड। अभी तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उनमें जितने भी केमिकल कंपाउंड, ये वाला जो केमिकल कंपाउंड हमने पढ़ा, उसके सारे केमिकल कंपाउंड, उसमें से कुछ के बनाने की विधि, उसके एप्लीकेशंस हम लोग देखेंगे। सम इम्पॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड, तो ये चैप्टर हमने खुद बना लिया है, सम इम्पॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड। महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक हम लोग पढ़ेंगे, महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक, है ना। जैसे ये खत्म होगा, केमिस्ट्री में जितने तरह के रिएक्शन होंगे सबको एक साथ हमने लाने की कोशिश की है। जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन,
न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, सारे रिएक्शन को एक टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। तो वो टॉपिक का नाम हमने दे दिया है केमिकल रिएक्शंस, रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं, है ना, केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शन में भी अंकुर वशिष्ठ सर पढ़ाएंगे फिजिक्स, ठीक है। आप पीरियोडिक टेबल सबसे लास्ट में पढ़ेंगे क्योंकि वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना तो हो हीगा। तो इस केमिकल रिएक्शन में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब संयोजन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सॉरी डिकम्पोजिशन रिएक्शन वियोजन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, न्यूट्रलाइजेशन यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो अपने आप में ये जो है बड़ा टॉपिक होने वाला है ये भी। जैसे ही केमिकल रिएक्शंस हमारा खत्म होगा, केमिकल रिएक्शंस हमारा खत्म होगा, तो ये अपने आप में 7-8 चीजें समेटे हुए हैं, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस जैसे ही खत्म होगा, हम बात करेंगे आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। आप जानते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वह ब्रांच है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वह ब्रांच है जिसमें हम कार्बन के यौगिकों का अध्ययन करेंगे। तो ये भी अपने आप में एक अलग ब्रांच ही केमिस्ट्री की, तो ये भी अपना अलग चलेगा, ये अलग से चलेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें कार्बन और उसके कंपाउंड्स का जिक्र करेंगे। तो 10th में आपने देखा होगा क्या लिखा हुआ है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन तथा उसके यौगिक। तो केमिस्ट्री की वह ब्रांच जिसमें कार्बन और उसके यौगिकों का अध्ययन करते हैं क्या कहलाता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हमने यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डाल दिया है, तो ये भी लंबा चलेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद हम लोग पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद हम लोग पढ़ेंगे आपका कोल एंड पेट्रोलियम, कोल एंड पेट्रोलियम। ये भी अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट होगा, कोयला एवं पेट्रोलियम। उसके बाद हमारा टॉपिक चलेगा पॉलीमर्स, बहुलक। जितने प्रकार के बहुलक हैं, पॉलीमर्स हैं, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे, है ना। पॉलीमर्स के बाद हमारा जो टॉपिक चलेगा वो चलेगा इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। ये 11th के लेवल पे बात होगी, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, जिसमें हम एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन की बात करेंगे, पर्यावरणीय रसायन, पर्यावरणीय रसायन, ठीक है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, पर्यावरणीय रसायन। तो पॉलीमर्स वाला टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो इसमें पॉलीमर्स एंड प्लास्टिक भी ऐड कर देंगे हम, पॉलीमर्स एंड प्लास्टिक, बहुलक एवं प्लास्टिक पढ़ेंगे। प्लास्टिक कितने प्रकार के होते हैं, थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है, जहां से क्वेश्चन हुआ करते हैं। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के बाद हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ये 12th क्लास एनसीईआरटी आप देखिएगा ना, एनसीईआरटी 12th क्लास पार्ट 2, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, दैनिक जीवन में रसायन, जिसमें कि दवाइयों के प्रकार, एंटीबायोटिक क्या होता है ना, एनाल्जेसिक क्या होता है, एंटीसेप्टिक क्या होता है, डिसइंफेक्टेंट क्या होता है, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स क्या होते हैं। तो दैनिक जीवन में रसायन, दैनिक जीवन में रसायन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। दैनिक जीवन में रसायन की अगर हम बात करें, उसके बाद हमारा टॉपिक होने वाला है आपका पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल, है ना, आवर्त सारणी। तो हर टॉपिक में ढेर सारे टॉपिक्स छुपे हुए हैं। बाकी मिसलेनियस हम लोग पढ़ेंगे कि मिला जुला करके बहुत सारे टॉपिक्स को मिला जुला के जो क्वेश्चंस बनते हैं उस पे हम लोग एक नज़र डाल लेंगे। तो ये हमारे पढ़ाने का एक संक्षिप्त जो है वो सिलेबस हो गया, ठीक है। तो आज के सेशन में हम जो स्टार्ट करेंगे
वो होगा हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो हमारा पहला टॉपिक आ रहा है आपके सामने, एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है जी। शुक्रिया सच्चिदानंद, कैसे हैं आप? किसी भी कंपटीशन के लिए आप इसको लगा सकते हैं। आपको लगेगा अच्छा ऐसा कैसे होगा कि आप किसी भी कंपटीशन के लिए पढ़ा दीजिएगा, है ना? सबका अलग अलग लेवल होता है, सबकी अलग अलग बातें होती हैं। तो देखो हमने क्या किया, अपने सिलेबस को इस तरह से तैयार किया है, बिल्कुल एनसीईआरटी को मद्देनज़र रखते हुए। अब जब मैं पढ़ा रहा हूँगा और 2-3 चैप्टर फिनिश होने दीजिए, आपको लगेगा कि हम एनसीईआरटी से भटकते नहीं हैं। एनसीईआरटी के अलावा बाकी जो बुक्स हैं, बाकी जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, उन पे हमारी नज़र रहती है। तो आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, 3-4-5 टॉपिक हो जाने दीजिए, आप उस एग्ज़ाम के PYQs बनाइए। नहीं बनेगा तो कहिएगा, ठीक है? तो बस भरोसा रखिए हम पे और पढ़िए, मज़ा आ जाएगा जीवन में। तो पहला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, क्या? एटॉमिक स्ट्रक्चर। देखिए एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक थे महर्षि कनाद। क्या थे? इंडियन ऋषि थे, उसका नाम था महर्षि कनाद। उन्होंने बोला कि आप इस ब्रह्मांड के, इस कायनात के किसी भी वस्तु को विभाजित करते जाए, विभाजित करते जाए, विभाजित करते जाए, एक समय ऐसा आएगा कि आप उसे पुनः विभाजित नहीं कर सकते, पुनः विभाजित नहीं कर सकते। ये देखिए डिवाइड करते जा रहे हैं, डिवाइड करते जा रहे हैं, डिवाइड करते जा रहे हैं, डिवाइड करते जा रहे हैं। एक समय ऐसा आएगा कि आप इसे पुनः विभाजित नहीं कर सकते। तो ये जो सबसे छोटा अविभाज्य कण होगा, इसको उन्होंने परमाणु कहा। क्या कहा? परमाणु। क्या नाम दिया? परमाणु। ये कौन थे? महर्षि कनाद थे। ये इंडियन ऋषि थे। इन्होंने कहा कि इस ब्रह्मांड की, इस कायनात की किसी भी वस्तु को हम विभाजित करते जाए, डिवाइड करते जाए, डिवाइड करते जाए, एक ऐसा मौका आएगा, एक ऐसा मरहला आएगा, एक ऐसी स्थिति आएगी कि आप पुनः इसे विभाजित नहीं कर सकते। तो ये जो सबसे छोटा अविभाजित कण होगा, इसे उन्होंने परमाणु कहा। पर उन्होंने ये बात हिंदी में कही। इसी बात को इंग्लिश में बोला किसने? एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था डाल्टन। डाल्टन ने इस बात को इंग्लिश में कहा। कैसे? कि एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस विच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। परमाणु किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जिसे पुनः विभाजित नहीं किया जा सकता। यही बात महर्षि कनद ने कही थी, पर हिंदी में। लेकिन आप जानते हैं कि जो इंग्लिश में बात कही जाती है, लोग उसकी ज़्यादा वैल्यू रखते हैं। तो ये बन गया डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। क्या बन गया? डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। ठीक है, तो हम लोग यहीं से बात का आगाज करते हैं, शुरुआत करते हैं। हेडिंग डालेंगे हम लोग, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। क्या पढ़ेंगे? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। क्या पढ़ने वाले हैं जी? डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखो ऐप पे क्या चलने वाली है आपकी थ्योरी। ये जो हमारा करियर विल ऐप है प्यारा सा, इस पे आपकी थ्योरी चलेगी। और प्रैक्टिस आप कहाँ से कीजिएगा? तो प्रैक्टिस करने के लिए गाइज हमने एक उपाय किया है। प्रैक्टिस करने के लिए जो है हमने क्या किया है कि एक यूट्यूब चैनल बनाया है। उस यूट्यूब चैनल का नाम रखा है साइंस बाय जुबैर एहसानी। साइंस कहने का मतलब यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों का कंप्लीट सॉल्यूशन होगा, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर साइंस। तो जैसे ही एटॉमिक स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा, आपको क्या करना है? प्लेलिस्ट में जाना है, और प्लेलिस्ट में जाने के बाद प्रैक्टिस सेशन ढूंढना है आपका। प्रैक्टिस सेशन देखना है किसका? केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का नहीं, केमिस्ट्री का। और उसमें पहला ही आपको मिल जाएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो जैसे ही एटॉमिक स्ट्रक्चर फिनिश होगा ना, 20 से 25 मिनट का वो सेशन होगा,
उसको देखकर अपना नंबर आप बताइएगा। मान लिया कि उसमें 25 क्वेश्चन है तो 25 में से कितना आया आपको वो शेयर कीजिएगा। अपना नाम और स्टेट का नाम शेयर कर दीजिएगा कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, ताकि मुझे पता चले कहाँ कहाँ से हमारे स्टूडेंट जुड़े रहते हैं। फेसबुक और इंस्टा पे मैं ज़ुबैर एहसानी के नाम से हूँ, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन भी हो गया यहाँ से। और टेलीग्राम हम चैनल हमारा है साइंस का सुरूर, इस पे इन सेशंस की पीडीएफ हम डाल देते हैं, ठीक है। इसके अलावा बाकी कोई टॉपिक आपको क्लियर नहीं हो रहा है, चाहे वो फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, बायो का है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, वो सेशन जितना जल्दी होगा हम लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो थ्योरी हमारी चलने वाली है किस पे, ऐप पे, और प्रैक्टिस हमारा चलेगा यूट्यूब पे, ठीक है। तो इस चैनल के बारे में आप लोगों को बता दीजिएगा कि भाई जिसको भी बढ़िया से पढ़ना है साइंस के बारे में वो यहाँ से जुड़ जाए, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो हम डालें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जो भी हम शॉर्ट डालते हैं उस पर ख़ास नज़र रखिएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन वाले रहते हैं, उससे क्वेश्चन मिलेगा आपको। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का पहला पॉइंट हम आपके सामने लिखने वाले हैं। इन्होंने क्या कहा कि ऑल सब्सटेंसेस आर मेड अप ऑफ एटम्स। प्रकृति का हर पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, किसने बोला, डाल्टन ने। परमाणुओं से मिलकर बना होता है, बना होता है। दूसरा पॉइंट, एटम्स आर इनडिविजिबल। मैं फिर कह रहा हूं कि मैं नहीं कह रहा हूं, किसने बोला, डाल्टन ने। एटम्स आर इनडिविजिबल, परमाणु अविभाज्य होते हैं। परमाणु अविभाज्य होते हैं, मतलब विभाजित नहीं कर सकते परमाणु को, अविभाज्य होते हैं। एटम्स आर इनडिविजिबल। तीसरा पॉइंट देखिएगा। अच्छा, यहाँ से जो मैं लिख रहा हूँ ना वो लिखना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बनाया गया है ना, कि कौन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का पॉइंट है या कौन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का पॉइंट नहीं है। सो एटम्स आर इनडिविजिबल, ठीक। नाउ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, अभी बताऊंगा कि एटम और एलिमेंट में क्या अंतर होता है। एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल। किसी तत्व के सभी परमाणु एक जैसे होते हैं। डाल्टन साहब कह रहे हैं कि किसी तत्व के सभी परमाणु एक जैसे होते हैं। सब पॉइंट को मैं समझाऊंगा आगे चल के, पहले लिख लीजिए, तत्व के सभी परमाणु एक जैसे होते हैं। ठीक है। नाउ फोर्थ पॉइंट क्या है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट। विभिन्न तत्व के परमाणु भिन्न होते हैं, विभिन्न तत्व के परमाणु भिन्न होते हैं, विभिन्न तत्व के परमाणु भिन्न होते हैं। इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा इसको, डाल्टन से एटॉमिक थ्योरी को, है ना, यहाँ से अक्सर सवाल रहते हैं। तो क्या बोल रहे थे डाल्टन कि दुनिया की हर शय, दुनिया की हर चीज, इस ब्रह्मांड, इस कायनात की हर चीज किससे मिलकर बनी होती है, परमाणु से। परमाणु को हम विभाजित नहीं कर सकते, अविभाज्य होते हैं, इंडिविजिबल होते हैं। और किसी तत्व के सारे परमाणु हर मामले में एक जैसे होते हैं, और विभिन्न तत्व के परमाणु भिन्न भिन्न होते हैं, है ना। और पांचवा क्या बोला, पांचवा उन्होंने बोला कि केमिकल रिएक्शंस आर, केमिकल रिएक्शंस आर
द rearrangement of atoms, यानी रासायनिक अभिक्रियाएं परमाणुओं का पुनर्संयोजन होती हैं, और एटम्स कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड्स, परमाणु संयुक्त होकर यौगिकों का निर्माण करते हैं। ये था उनका स्टेटमेंट। अब इनको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं कि कौन सा गलत है, कौन सा सही है, क्योंकि पूछेगा कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का दोष कौन कौन सा है। निर्माण करते हैं, ये तो इन्होंने कहा। अब देखो, इसमें जो 5वां वाला पॉइंट है वो बिल्कुल सही है। ये पॉइंट सही है, ये पॉइंट सही है। क्या उन्होंने कहा कि केमिकल रिएक्शन दरअसल क्या है, एटम का रीअरेंजमेंट है। जैसे HCl अगर रिएक्शन करता है NaOH से, देखिएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करता है तो क्या बनेगा। देखिए, ये आपका जो Na है ना, वो Cl से रिएक्शन करेगा और H जो है आपका OH से रिएक्शन करेगा, और क्या बन जाएगा, NaCl और प्लस HOH मिलकर क्या बन गया, पानी। तो हुआ क्या, केमिकल रिएक्शन में क्या हुआ कि पुराने बॉन्ड टूटे और नए बॉन्ड बने, यानी एटम रीअरेंज होकर प्रोडक्ट बना रहा है। आपने देखा होगा कि लड़कियां अपना घर छोड़कर ससुराल जाती हैं तो पुराने बॉन्ड जो हैं वो टूटे और नए बॉन्ड वहाँ पे बने, नया रिश्ता जन्म ले रहा है। ऐसा ही है केमिकल रिएक्शन। तो ये बात इनकी बिल्कुल सही थी कि केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाएं दरअसल परमाणुओं का पुनर्संयोजन है, एटम रीअरेंज होते हैं और यही दरअसल केमिकल रिएक्शन है। बिल्कुल सही है। छठा भी सही था कि एटम्स निश्चित अनुपात में कंबाइंड होकर कंपाउंड बनाते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम मिला तो क्या बन गया, पानी बन गया, है ना। तो ये भी सही था। लेकिन ये वाला जो इनका था तीसरा वाला पॉइंट, ये गलत था। कैसे, देखो यहां पर एक शब्द आया है एलिमेंट, इसको मैं आपको समझाना चाहता हूं, देखो एलिमेंट क्या होता है, देखिएगा जरा, आप लोग नोट करके कहीं पे लिख लीजिएगा। जैसे मैं कहूं कि ये मान लेते हैं कि आयरन का एटम है, सॉरी आयरन का एलिमेंट है। सपोज हम कह रहे हैं कि ये आयरन का एलिमेंट है, आयरन का तत्व है। व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स दैट कि इसमें सिर्फ कार्बन के परमाणु होंगे, यानी वह, सॉरी आयरन का तत्व बोले ना तो आयरन के परमाणु होंगे ना। अगर मैंने कहा कि ये आयरन का तत्व है, इसका मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ आयरन के एटम होंगे, ये क्या है, एटम्स ऑफ आयरन। ये क्या है, एटम्स ऑफ आयरन, लोहे का परमाणु, अर्थात वह पदार्थ जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनता है। ध्यान से सुनिएगा, वो पदार्थ जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनता है उसे हम तत्व कहते हैं। जैसे एक और एग्जांपल लीजिए, मैंने आपसे कहा कि ये मान लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा, कि ये कार्बन का एलिमेंट है,
कार्बन का तत्व है, इसका मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन के परमाणु होंगे, कार्बन के परमाणु होंगे। यानी हम कह सकते हैं कि दोज सब्सटेंसेस, ध्यान से सुनना, दोज सब्सटेंसेस which are made up of only one kind of atoms, only one kind of atoms are called elements। वे पदार्थ जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, वे पदार्थ जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, तत्व कहलाते हैं। बाकी तत्वों के प्रकार आगे देखेंगे जब हम पढ़ेंगे मैटर। वह पदार्थ जिसमें सिर्फ एक ही प्रकार का एटम है उसको हम एलिमेंट कहेंगे, है ना। या इसको दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि वह पदार्थ जिसको किसी भी रासायनिक अभिक्रिया द्वारा और सरल नहीं बनाया जा सकता, किसी भी केमिकल रिएक्शन के द्वारा और सिंपल नहीं बना सकते, ऐसे पदार्थों को हम एलिमेंट कहते हैं। जैसे देखिए कार्बन के तत्व को तोड़ेंगे तो सिर्फ कार्बन के परमाणु मिलेंगे, है ना। अब देखो डाल्टन साहब क्या कह रहे थे, डाल्टन साहब कह रहे थे कि किसी तत्व के सभी परमाणु एक जैसे होते हैं। सही के गलत बोलो। डाल्टन साहब ने क्या बोला कि किसी तत्व के सभी परमाणु एक जैसे होते हैं। सही के गलत तो आप कहोगे सर गलत कैसे। देखो अगर हम बात करेंगे कार्बन के तत्वों की तो आप देखिएगा कि कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है, 6 होती है। एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। और कार्बन का मास नंबर कितना होता है, 14 होता है, 12 होता है। पर आप देखिएगा कि किसी 14 है, किसी का 12 है, किसी का 14 है, किसी का 12 है, किसी का 14 है। इसका मतलब तत्व के सारे परमाणु एक जैसे नहीं होते, भिन्न हो सकते हैं। और आगे हम लोग पढ़ेंगे कि तत्व के वैसे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या है, भिन्न है। परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न, उसको हम क्या कहते हैं, आइसोटोप कहते हैं। क्या कहते हैं, आइसोटोप। तो आइसोटोप के नजरिए से अगर हम बात करें तो आपका थर्ड पॉइंट जो था वो क्या था, इनका गलत था कि तत्व के सारे परमाणु एक जैसे होते हैं। ये बिल्कुल वाहियात बात थी कि भाई तत्व के जो सारे परमाणु हैं वो एक जैसे नहीं होते, उनके द्रव्यमान में अंतर हो सकता है। और ये है आपका आइसोटोप, है ना। तो तत्व के सारे परमाणु एक जैसे नहीं होते। तो ये जो था इनका गलत पॉइंट था। अच्छा ये वाला सही है कि नहीं, विभिन्न तत्व के परमाणु भिन्न होंगे, ये बिल्कुल सही है। विभिन्न तत्व के परमाणु क्या होंगे, भिन्न होंगे। जैसे ये आयरन का तत्व है तो इसमें आयरन के परमाणु होंगे, कार्बन का तत्व है तो कार्बन के परमाणु होंगे। तो अलग अलग तत्व के परमाणु क्या होंगे, अलग अलग तत्व के परमाणु क्या होंगे, अलग अलग होंगे, ये सही है। लेकिन एक ही तत्व के सारे परमाणु एक जैसे नहीं होते, ये इनका बात क्या था, गलत था। फिर उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कहा कि एटम्स आर इनडिविजिबल। सही के गलत, एटम्स को हम विभाजित नहीं कर सकते, ये भी गलत। ये तो सही था कि दुनिया की सारी चीज एटम से मिलकर बनी होती है, ये सही है। लेकिन एटम्स इनडिविजिबल होता है, ये बात उनकी निहायत गलत थी, है ना। आप जानते हैं कि एटम्स को हम डिवाइड कर सकते हैं, है ना। एटम्स को हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो ये जो एटम है, परमाणु है, वो इनडिविजिबल नहीं है बल्कि डिविजिबल है, विभाज्य है। अगर हम एटम को डिवाइड करें तो हमें क्या क्या मिलेगा, एटम को डिवाइड करें तो हमें मिलते हैं इलेक्ट्रॉन्स। क्या मिलते हैं जी, एकदम बेसिक से चल रहा हूं मैं।
मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको केमिस्ट्री एकदम नहीं आती, चौपट हैं आप। दूसरा है आपका प्रोटॉन्स। क्या है जी? प्रोटॉन। और तीसरा है आपका न्यूट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इनडिविजिबल नहीं है बल्कि डिविजिबल है। इलेक्ट्रॉन, एटम को हम डिवाइड कर सकते हैं। एटम को तोड़ेंगे तो क्या क्या मिलेगा? तो आप कहेंगे सर इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, प्रोटॉन्स मिलेंगे, न्यूट्रॉन्स मिलेंगे। और तब लोगों ने कहा कि हद हो गई, अब तो इससे ज़्यादा विभाजित नहीं कर सकते। लेकिन हम जानते हैं कि इनको भी विभाजित करेंगे तो क्या मिलेगा? तो क्वार्क्स मिलेंगे। तो अगर पूछा जाए कि इस ब्रह्मांड की, इस कायनात की जो सबसे छोटी इकाई है वो क्वार्क्स है। क्वार्क्स से मिलकर बने होते हैं ये, और इनसे मिलकर बना होता है एटम। ठीक है, बात आनी चाहिए समझ में। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? तो आपने कहा सर निगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन बेचारा न्यूट्रल होता है, इस पे ना तो नेगेटिव ना तो पॉजिटिव। तो जिस पर कोई चार्ज ना हो उसे न्यूट्रल कहते हैं, उदासीन कहते हैं। कैसे पता चला कि एटम में इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं? तो आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन्स की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन्स की खोज करने वाले थे आपका जे थॉमसन। तो इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले थे आपके जे थॉमसन साहब। दिख रहा होगा तस्वीर इनकी, ये थॉमसन जी हैं। प्रोटॉन की खोज करने वाले थे रदरफोर्ड, नहीं, ई गोल्ड स्टीन। कई जगह रदरफोर्ड लिखा है, वो गलत है, ठीक है, उसको इग्नोर करिएगा। ई गोल्ड स्टीन। और न्यूट्रॉन की खोज करने वाले थे आपके जेम्स जेम्स चैडविक। ये चैडविक हैं, ये आपके ई गोल्डस्टीन साहब हैं। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जब खोज हुई तो लोगों को पता चला कि भाई डाल्टन साहब गलत बोल रहे थे कि हम परमाणु को विभाजित नहीं कर सकते, परमाणु अविभाज्य है, हम परमाणु को भी तोड़ सकते हैं। ठीक है जी, अब आएगी समझ में इरफान अंसारी साहब, क्यों घबरा रहे हैं? बस मेरे साथ चलते रहिएगा, बहते जाइए बहाव में, एकदम समझ में आएगा। टेंशन क्यों ले रहे हो आप? कौन सा नहीं लिख पाए हिमांशु, बता दीजिए, वो हम ले आएंगे स्लाइड वापस। आकाश कुमार पूछ रहे हैं सर आप पढ़ाएंगे केमिस्ट्री, क्यों नहीं पढ़ना है क्या मुझसे? अच्छा, डाउट है क्या कि हम नहीं पढ़ा सकते केमिस्ट्री? ठीक है, तो प्रोटॉन की खोज करने वाले थे ई गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन की खोज की जेम्स चैडविक। हाँ बिल्कुल बिल्कुल देवेंद्र साहब, अभी तो मॉडल पे बाद में आएंगे ना, अभी तो बस इंट्रोडक्शन चल रहा है इनका। थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, और उसके बाद बोर्स मॉडल सब पढ़ेंगे हम। आंचल कुमारी कह रही हैं कि सर छुट्टी दे दीजिए, क्यों, थक गए हैं क्या पढ़ते पढ़ते? 4-5 क्लास हो गई क्या सुबह से? हाँ, इसका नोट्स मिल जाएगा सब, है ना। फादर रखे, अच्छा बायोलॉजी का बताया तो इसका भी चाहिए, लिखा देंगे। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने नहीं करी, किसने करी? गोल्डस्टीन ने। रदरफोर्ड ने किसकी खोज की थी? रदरफोर्ड एटम बताएंगे तब बताएंगे। रदरफोर्ड ने दरअसल अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था और उससे न्यूक्लियस की खोज हुई थी, नाभिक की खोज हुई थी। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एकदम क्लियरली लिख दिया है, बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न है, वो कन्फ्यूज़न दूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो पता चला कि भाई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है क्या? क्या? आपका एटम। तो फिर ये बात आई कि एटम में क्या क्या होता है? तो आप कहेंगे सर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स एटम में कैसे अरेंज्ड होते हैं, कैसे व्यवस्थित होते हैं? तब बात आई कि भाई परमाणु के संरचना की, कि परमाणु दिखता कैसा होगा, परमाणु की संरचना क्या होती होगी। तो परमाणु संरचना को बताने के लिए जो पहला मॉडल प्रस्तुत किया जी, वो थे आपके थॉमसन साहब।
जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। सो इस मॉडल को बोला जाता है थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, तो आप हेडिंग डालिए थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। फिर इसने क्या बोला था अपने आप आपको समझ में आ जाएगा, इतना लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा। तो पहले हेडिंग डालिए थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, थॉमसन का परमाणु मॉडल। ये हैं आपके थॉमसन साहब, है ना, थॉमसन का परमाणु मॉडल। तो मैं समझा देता हूँ, ये लिखा हुआ अपने आप आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। थॉमसन का परमाणु मॉडल, देखो थॉमसन साहब ने क्या बोला था। थॉमसन साहब ने ये बोला, लिख लिया सबने थॉमसन का परमाणु मॉडल। अब मैं समझाने जा रहा हूँ कि थॉमसन ने बोला क्या था। थॉमसन ने कहा था, थॉमसन साहब का कहना था, थॉमसन साहब का कहना था कि ये जो पूरा का पूरा परमाणु होता है ना, पूरा का पूरा जो परमाणु होता है ना, पूरा का पूरा परमाणु पॉजिटिव चार्ज का एक स्फीयर होता है। क्या? पूरा का पूरा परमाणु पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर होता है। पॉजिटिव चार्ज यानी धन आवेश का एक स्फीयर होता है, गोला होता है। धन आवेश का एक स्फीयर होता है, गोला होता है, धन आवेशित गोला होता है। और पॉजिटिव चार्ज किस पे होता है? तो अभी आपने पढ़ा कि प्रोटॉन पे होता है। किस पे होता है जी? प्रोटॉन पे होता है। मतलब उन्होंने क्या कहा कि भाई देखो एटम कैसा होता है, तो उन्होंने कहा कि पूरा का पूरा एटम पॉजिटिव चार्ज का बना होता है, मतलब प्रोटॉन का बना होता है, और जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जगह जगह पे धसे होते हैं, दबे होते हैं, है ना। क्या बोला इन्होंने कि इस धन आवेशित गोले में, पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर में इलेक्ट्रॉन जगह जगह पे एम्बेडेड होते हैं, दबे होते हैं, धसे होते हैं। क्या होते हैं? धसे होते हैं। ये सब क्या है? इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है। और उन्होंने कहा कि किसी भी एटम में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही प्रोटॉन्स होंगे, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी जितने इलेक्ट्रॉन्स उतने प्रोटॉन। इसलिए एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। क्या क्या इन्होंने बोला, देखो समझिए बात को। इन्होंने कहा कि पूरा का पूरा एटम पॉजिटिव चार्ज यानी प्रोटॉन का बना होता है, और उसमें इलेक्ट्रॉन जगह जगह पर धसे होते हैं, और किसी भी एटम में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे। इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, इसलिए जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, उतने ही प्रोटॉन होंगे, तो दोनों मिलकर कैंसिल हो जाएगा। सो परमाणु उदासीन होता है। अब ये मॉडल कैसा दिख रहा है आपको? इसको तरबूज से कंपेयर करिए। इस मॉडल को जरा तरबूज से कंपेयर करिए। आप तरबूज के लाल वाले हिस्से को क्या समझ लो? पॉजिटिव चार्ज समझ लो, धन आवेश, यानी पूरा का पूरा लाल वाला जो पोर्शन है ना वो प्रोटॉन है, और बीजों को क्या समझ लो? इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए इस मॉडल को कहा गया वाटरमेलन मॉडल। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि थॉमसन के परमाणु मॉडल को और किस नाम से जाना जाता है? तो तरबूज का मॉडल। क्या इसे प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं? प्लम पुडिंग क्या है? एक डिश है, जैसे हम लोग खीर बनाते हैं ना, वैसा ही केक जैसा डिश है, जिसमें पूरा केक को क्या समझ लो? प्रोटॉन, और उसमें जगह जगह पर जैसे ड्राई फ्रूट्स डाल दिए। जैसे आप खीर बनाते हो ना, तो पूरे खीर को समझ लो क्या? प्रोटॉन, और किशमिश जगह जगह पे डाल दिया, किशमिश को क्या समझ लो? इलेक्ट्रॉन। तो ये पुडिंग जैसा दिखता है, इसलिए इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं, रेजिन पुडिंग मॉडल भी कहते हैं, इसको एप्पल पाई मॉडल के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो क्वेश्चन होगा कि थॉमसन के परमाणु मॉडल को किन नामों से जाना जाता है? तो सबसे पहले इसके नीचे लिखेंगे थॉमसन परमाणु मॉडल, और लिखेंगे दिस मॉडल ऑफ एटम इज ऑल्सो नोन एज। थॉमसन के परमाणु मॉडल को कहा जाता है वाटरमेलन मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल, रेजिन पुडिंग मॉडल, या एप्पल पाई मॉडल। इतने नाम हैं। तो लिखेंगे थॉमसन के परमाणु मॉडल को तरबूज का मॉडल, थॉमसन के परमाणु मॉडल को तरबूज का मॉडल,
प्लम पुडिंग मॉडल, रेजिन पुडिंग मॉडल या सेब पाई मॉडल के नाम से जाना जाता है? पहले इस पॉइंट को नोट करिएगा। सो यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा कि थॉमसन मॉडल ऑफ एटम इज आल्सो नोन एज, थॉमसन के परमाणु मॉडल को और किन नामों से जाना जाता है? तो क्या बोलिएगा, क्या बोलिएगा? वाटरमेलन मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल, रेजिन पुडिंग मॉडल, एप्पल पाई मॉडल। और इन्होंने इस मॉडल ऑफ एटम में क्या कहा कि परमाणु एक धन आवेशित गोला होता है, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है, जिसमें क्या होते हैं, ऋण आवेश युक्त इलेक्ट्रॉन जगह जगह पे बिखरे होते हैं, धसे होते हैं। एन एटम इज कंपोज्ड ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, मतलब प्रोटॉन का एक स्फीयर होता है इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड, इलेक्ट्रॉन्स जगह जगह पे धसे होते हैं। और एटम न्यूट्रल होता है क्योंकि उसमें जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज। कुछ उसी उसी तरह का रहता है। रेजिन पुडिंग डिश नहीं है, रेजिन आप जानते हैं जो कलाकारी में यूज होता है। फिरदौस आलम हमारे साथ हैं, नमस्ते फिरदौस। स्क्रीन ब्लैक हो गई है। स्क्रीन शो नहीं हो रहा है। इसमें से क्वेश्चन यही आएगा कि थॉमसन के परमाणु मॉडल को और किन नामों से जाना जाता है, और फिर थॉमसन के परमाणु मॉडल की त्रुटि क्या है। ये गलत था ना, तो इसकी त्रुटि भी पढ़ेंगे, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। नो ऑडियो वीडियो। सर लाइब्रेरी से घर जाने में लेट हो जाते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि थॉमसन के परमाणु मॉडल को और किन नामों से जाना जाता है। उसके बाद थॉमसन के परमाणु मॉडल की क्या क्या त्रुटियां हैं, क्या क्या दोष है, तो दोष हम लोग पढ़ लेंगे, तो वहां से भी क्वेश्चन आ जाएंगे। हाँ, यूपीएससी प्री के लिए है ये, बिल्कुल। साइंस वाले पोर्शन के लिए टेक वाला पोर्शन अलग से पढ़ना पड़ेगा आपको, तो साइंस वाले पोर्शन में कवर हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिएगा। किस एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं मेहर आप? हर एग्ज़ाम में केमिस्ट्री का अलग अलग होता है रूल। डेली पीएनजी मिल जाया करेगी। डाल्टन, डाल्टन होगा, महर्षि कनद नहीं होगा। उनकी तो कोई बात ही नहीं सुनी, है ना। डाल्टन साहब की बात सुनी गई, विश्व में बोली गई, तो बन गया डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। कनाद एटॉमिक थ्योरी पढ़ा है आपने? नहीं ना। हाँ, लाइव क्लास है, प्रेंसी। प्रियांशु सिंह, हाँ बोलिए, क्या कमेंट है? हाँ बिल्कुल, नोट्स अपलोड हो जाएगा अभी थोड़ी देर के बाद। हर्ष मिश्रा, अनीश राज, बिल्कुल बिल्कुल। प्रियांशी वर्मा, अथर्व, राम राम, कैसे हैं आप? प्रियांशु पटेल, बिल्कुल पढ़ लीजिए। हाँ, पीएनजी मिल जाएगी इसकी, जो हम लिख रहे हैं वो सब मिल जाएगा आपको। चैप्टर बता दिया ना अभी इंट्रोडक्शन में, पहले देख लीजिएगा फिर से वीडियो। हाँ बिल्कुल बेनिफिशियल है। सृष्टि, और किसी का कोई डाउट? 28 अगस्त का वीडियो नहीं आया है, चलिए हम देखते हैं। किसमें मतलब बायोलॉजी वाला में? हाँ, क्या प्रॉब्लम है बताइएगा। प्रगति झा, अंकुर वशिष्ठ सर पढ़ाएंगे फिजिक्स। हाँ बिल्कुल, लीना, बिल्कुल बिल्कुल। मिश्रा जी, आपका कमेंट प्राइवेट नहीं है, आ रहा है मेरे पास। ठीक है, हम टाइम चेंज कर देंगे,
कल भर एडजस्ट कर लीजिए। नैम दुबे, जय श्री राम, ठीक है आप? जय श्री राम दुबे जी। टाइमिंग चेंज हाँ कर देंगे। किस क्वेश्चन में, किस में अंकिता, किस एग्ज़ाम के लिए? हर एग्ज़ाम में अलग अलग वेटेज रहता है। सोनू त्यागी जी, जय श्री राम, ठीक है आप? तो आज यहीं तक रहने देते हैं। देखिए बुक मत पढ़िएगा, थ्योरी बहुत हो जाएगी, इतनी हम इतना पढ़ा देंगे कि थ्योरी काफ़ी हो जाएगी, तो थ्योरी प्लस प्रैक्टिस करना है आपको, ठीक है? तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय, जैन, थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन गाइस। और किसी का कोई डाउट है तो नेक्स्ट क्लास में हम ले लेंगे, है ना? चलिए।